अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस बुक का कंप्लीट रिव्यू करने जा रही हूँ वो है कोड 8606। टाइटल है इस कोर्स का सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। आज हम इस कोर्स कोड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ गेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं उनकी सिर्फ हेडिंग्स नहीं बल्कि प्रॉपर डाटा फ्राहम करने वाली हूँ। प्रॉपर नोट्स हैं इस वीडियो में जो आपकी हेल्प करेंगे पेपर अटैम्प्ट करने के। आप लोग चाहें तो इनको एज इट इज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और या फिर कॉन्सेप्ट समझकर उसको अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चर। एक कल्चर को महफूज रखने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए एजुकेशन का क्या रोल है। आल्सो हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। चलें हम स्टार्ट करते हैं। कल्चर की सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन के कल्चर होता क्या है। कल्चर एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है किसी भी सोसाइटी की क्या क्या ट्रेडिशंस है, वहाँ पर उनके क्या क्या बिलीव्स हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह पर रह रहे हैं, उनकी क्या रिवायात है, इन सब चीज़ों के मजमुआ को हम कल्चर कहते हैं। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या रोल ये प्ले करती है? इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट अदर कल्चर्स। एजुकेशन हेल्प करती है कि इंसान दूसरों के कल्चर को समझ कर उसको अप्रिशिएट करे, उसको एक्सेप्ट करे। देखिए हर कोई अपना अपना कल्चर तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन ये एजुकेशन, ये तालीम है जो दूसरों के कल्चर से हमें मुतारिफ करवाती है और हमें उसको एक्सेप्ट करके और उन्हें प्रेज़ करने की के लिए मोटिवेट करती है। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स एंड वेज ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स, ढेर सारे कल्चर्स के मजमुआ को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे रीजन्स के अलग होने से कल्चर्स भी बदल जाते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में और कल्चर है, सिंध में और कल्चर है, पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ इंडिया में और कल्चर है। तो डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से जो कल्चर वेरी करता है, चेंज होता है, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि वेराइटी। इट अराइजेज फ्रॉम डिफरेंस इन लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड बिलीव्स। ये किन फ़र्क की बुनियाद पर होता है? ज़ुबान के फ़र्क की वजह से, मज़हब के फ़र्क की वजह से। मज़हब का फ़र्क आएगा तो फिर उसमें रिवायत और रस्म रवाज का फ़र्क भी आएगा। तो ये सारी मिलकर जो है वो एक कल्चर को जनरेट करती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट एनरिच ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस। कल्चरल डाइवर्सिटी इंसानों में का एक्सपीरियंस बढ़ाती है और उनकी अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस को ये कैसे बढ़ाएगी? देखें, आप जब दूसरों के कल्चर्स को देखते हैं तो उन्हें एक तरह से बियर करते हैं। एक सोसाइटी में हर तरह के लोग रह रहे होते हैं, तो इस तरह से ये इन सब चीज़ों को बेहतर बनाती है। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चर। अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि एजुकेशन का क्या रोल है। Education plays a vital role in promoting and preserving culture by teaching about the cultural heritage and traditions of society। एक सोसाइटी की रिवायात के बारे में बताने से ये एजुकेशन जो है वो प्रमोट करती है कल्चर को। इट प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड नीडेड टू अप्रिशिएट एंड वैल्यूज डिफरेंट कल्चर। एजुकेशन कैन आल्सो फैसिलिटेट इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन एंड प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। तालीम जो है वो हमें एक दूसरे के कल्चर को समझने, आपस में एक्सचेंज करने, अडॉप्ट करने, दूसरों की रिवायात को एंजॉय करने का मौका फ्राहम करती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं? कल्चर इज़ लर्नड एंड ट्रांसमिटेड थ्रू सोशलाइजेशन। कल्चर जो है वो सोशलाइजेशन के थ्रू, बाहम मिलने जुलने से ट्रांसमिट होता है। कल्चर इज़ शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। जब एक सोसाइटी के मेंबर दूसरी सोसाइटी से मिलेंगे या एक जगह से लोग उठकर दूसरी जगह पर जाएंगे, तभी वो डिफरेंट तरह के कल्चर्स को इंजॉय कर पाएंगे। कल्चर इज सिम्बॉलिक एंड एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज, आर्ट एंड रिचुअल्स। कल्चर इज अडेप्टिव एंड चेंज ओवर टाइम। कल्चर इज इंटीग्रेटेड एंड कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर इंटरकनेक्टेड। वो कह रहे हैं कि जी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। कल्चर जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। अब देखिए 100 साल पहले हमारे पंजाब का जो कल्चर था उससे अब तक कितना उसमें फ़र्क आ गया, हमारे कंट्री का जो कल्चर था उसमें कितना डिफरेंस आ गया। तो वक्त के साथ साथ ये चेंज होता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है। फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, सोशलाइजेशन, टीचिंग इंडिविजुअल द नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ देयर कल्चर। ये भी सोसाइटी का फंक्शन है, वहाँ मिलजुल कर एक दूसरे के नॉर्म्स एंड बिलीव्स सिखाना। रेगुलेशन, क्रिएटिंग लॉज, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। और कौन सा फंक्शन है सोसाइटी का? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंश्योरिंग दैट द नीड ऑफ सोसाइटी आर मेट। तो सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी एक दूसरे
को मिलने जुलने का मौका फ्राहम करती है। ये लॉ एंड ऑर्डर को एक्सचेंज करने का, उनको फॉलो करने का एक वो ज़रिया है। इसके अलावा और क्या फ़ंक्शन है सोसाइटी का कि ये बदलते हुए वक्त के साथ जो है वो चेंज होती रहती है और लोगों को अकॉर्डिंगली एडजस्ट होने का मौका फ्राहम करती है। तो सोशलाइजेशन, रेगुलेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, अडेप्टेशन, ये सब कुछ क्या है, ये फंक्शंस हैं एक सोसाइटी के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन ग्रुप डायनामिक्स, टाइप्स, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप्स एंड रोल ऑफ टीचर्स इंडिविजुअल्स इन मैनेजिंग ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। टीचर और इंडिविजुअल्स का क्या रोल है एक ग्रुप को मैनेज करने में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। Explain group dynamics, types, principle of groups and roles of teacher, individual in managing groups and individual behavior. ग्रुप को मैनेज करने के लिए और इनफरादी तौर पर रवैये को मैनेज करने के लिए एक टीचर का क्या रोल हो सकता है उसमें, और ग्रुप डायनामिक्स वगैरह क्या हैं, इस बारे में तफसील से बताएं। अब हम सबसे पहले देखते हैं ग्रुप डायनामिक्स। Group dynamics refer to the social and psychological process that occur within groups, such as communication, decision making and conflict resolution। वो कहते हैं कि ग्रुप डायनामिक है वो जो एक टर्म है जो कि इस प्रोसेस को शो करती है जो कि एक ग्रुप के दरमियान हो सकता है, यानी कि उनके दरमियान बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, वो मिलकर डिसीजन बना सकते हैं या फिर वो किसी मसले को हल कर सकते हैं। तो ग्रुप डायनामिक्स जो टर्म है वो इन्हीं सब चीज़ों की तरफ इशारा करती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स सच एज टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स एंड थेरेपी ग्रुप्स। ये कुछ टाइप्स बताई हुई हैं ग्रुप्स की। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इंक्लूड कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये सब प्रिंसिपल्स हैं ग्रुप डायनामिक्स के, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ग्रुप्स का और उनसे रिलेटेड हैं ये। रोल ऑफ टीचर्स या इंडिविजुअल इन मैनेजिंग ग्रुप एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। एक टीचर का क्या रोल हो सकता है। टीचर प्ले ए क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग ग्रुप डायनेमिक एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। हाउ दे कैन फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इनकॉर्पोरेशन विद इन ग्रुप्स। वो एक ग्रुप के डिफरेंट मेंबर के दरमियान कारामद गुफ्तगू का ज़रिया बन सकते हैं, एक हेल्दी एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ज़रिया बन सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड लीडरशिप एंड गाइडेंस। वो बच्चों को गाइड करेंगे और उन्हें रहनुमाई दे सकते हैं। एंड हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि वो आपस के मसाइल और जनरली मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं। दे कैन आल्सो क्रिएट अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट दैट इनकरेज इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ थॉट। वो इस तरह का एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे पूरे के पूरे ग्रुप की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बेहतर हो और उनकी लर्निंग हो सके। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली मैनेज ग्रुप डायनेमिक्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, टीचर एंड इंडिविजुअल कैन यूज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। क्या क्या वो प्लानिंग यूज़ कर सकते हैं। दे कैन एस्टेब्लिश क्लियर गोल एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर द ग्रुप। वो पहले ही दिन ग्रुप को बताएं कि आप लोगों से हमें ये उम्मीद है, ये आप लोगों ने रिज़ल्ट लेना है और इस तरह से आप लोग चलोगे। दे कैन इनकरेज ओपन एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स। आपस में इजहार ख्याल करने से बहुत सारी डाउट्स क्लियर भी होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स शेयर भी होते हैं। अगर आपने क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप लर्निंग करते हैं या ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हर किसी को जो जो पॉइंट क्लियर होता है वो एक मुख्तलिफ आइडिया फ्राहम करता है उस टॉपिक को लेकर। तो इस तरह से सब लोगों की जो लर्निंग है वो बढ़ जाती है। तो ग्रुप में स्टडी है वो इस हवाले से काफ़ी हेल्पफुल रहती है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। यूज़ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट टू इनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर। सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। यानी थोड़ा सा टॉलरेंस भी आता है उनमें और उनको एथिकल ये जो वैल्यूज़ है उनको भी परवान चढ़ाने में मदद करता है। इट एड्रेस क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स इन टाइमली and a respectful manner, encourage group member to value and respect cultural and individual differences। जाहिर है जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप में मिलकर काम कर रहे होंगे तो उनके दरमियान एक दूसरे को बियर करने की, एक दूसरे की हेल्प करने की जो एबिलिटी है वो भी आएगी और इस तरह से उनके आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो भी कम होंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन स्टेजेस, प्रोसेस, टाइप्स एंड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन।
Socialization is the process by which individuals learn and internalize the norms, values, beliefs and behavior of their culture और society. Socialization का मतलब है कि मुख्तलिफ लोगों का आपस में घुलना मिलना, बातचीत करना, उनका आपस में इंटरेक्शन। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी रिवायात हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनकी नॉर्म्स, उनका उनका बिहेवियर, सब कुछ जो है वो आपस में वो शेयर करते हैं। Stages of socialization. Primary socialization. This takes place during childhood and involve learning the basic norms, values, beliefs of a society from family and other primary caregivers. बिल्कुल अर्ली जो स्टेज होती है बच्चों की लर्निंग की, यानी कि उनका बचपन वो घर पर और फैमिली से, जो भी उनके आसपास रहने वाले मेंबर्स होते हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह और उनके बच्चे, वहाँ से वो जो कुछ सीखते हैं उनसे घुल मिल कर, वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, दिस अकर ड्यूरिंग adolescence and adulthood and involve learning more specific roles and behavior required for particular social setting or group. जब इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ज़ाहिर है उसका सोशल जो सर्कल होता है वो भी वसी होता है। फिर वो जो चीज़ों को ज़्यादा प्रिसाइजली और अक्लमंदी और समझदारी से सीखना शुरू करता है, जो उस स्टेज की बात हो रही है। एंड देन tertiary socialization, this refers to ongoing learning and adaptation to changing social situations throughout one's life. ये उससे भी ज़्यादा एक सीनियर स्टेज है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर बिहेवियर। लेकिन देखने से भी इंसान सीखता है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रस्म व रिवाज हम देख कर भी सीख रहे होते हैं। कंडीशनिंग एक और प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, और कंडीशनिंग है इसका सेकंड प्रोसेस। ये है लर्निंग बाय रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, यानी कि थोड़ा सा ज़बरदस्ती ज़ोरो थोड़ा सा ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ बच्चे को सिखाना। मॉडलिंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर एंड इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट टीचिंग के थ्रू सिखाना। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, लर्निंग टू अडॉप्ट न्यू रोल्स एंड आइडेंटिटीज़ बिफोर एक्चुअली एंटरिंग दैम, यानी कि किसी चीज़ में कदम रखने से पहले उसके बारे में जो जांच पड़ताल करना और कुछ सीखने की कोशिश करना। जुहान। उसके बाद है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, लर्निंग टू अडॉप्ट न्यू रोल्स एंड आइडेंटिटीज़ बिफोर एक्चुअली एंटरिंग देम, यानी कि किसी चीज़ में कदम रखने से पहले उसके बारे में जो जांच पड़ताल करना और उसको शनाख्त करने की कोशिश करना, वो इसमें आ जाता है। रीसोशलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर व्हेन चेंजिंग सोशल सेटिंग। अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ के जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो अलग हैं, तो वो अगर सीखने की अगेन से सोशलाइज होने की कोशिश की जाए तो ये उससे रिलेटेड है। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, लर्निंग थ्रू इनफॉर्मल इंटरेक्शन विद अदर्स, एंड फॉर्मल सोशलाइजेशन, लर्निंग थ्रू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द वर्क प्लेस। अगर आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं तो दोनों का जो इन्वायरमेंट होगा वो अलग होगा, दोनों के जो सोशलाइजेशन है वो अलग होगी, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होंगे, तो उसमें एडजस्ट होने के लिए जो कोशिश होगी वो फॉर्मल सोशलाइजेशन होगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं इसके। फैमिली सबसे पहला सोर्स, बच्चा जहाँ से सीखना शुरू करता है वो उसकी फैमिली होती है। पीयर्स ये उसके बाद आ जाते हैं एज अ सेकेंडरी एंड टर्शरी सोशलाइजेशन सोर्स। उसके बाद स्कूल हो सकता है, मीडिया हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, गवर्नमेंट, वर्क प्लेस, ये सब एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, यानी कि सोशलाइज करने के, सोशल होने के, लोगों के साथ घुलने मिलने के जो मेन ज़राए हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चर, ठीक है। एजुकेशन हेल्प टू प्रमोट कल्चर डाइवर्सिटी बाय टीचिंग स्टूडेंट अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड वर्ल्ड व्यूज़। एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को डिफरेंट तरह के कल्चर्स के बारे में आगाह करे और दुनिया में क्या चल रहा है उस बारे में उनको आगाही दे। इसके अलावा इट हेल्प्स टू प्रिजर्व कल्चर बाय ट्रांसमिटिंग कल्चरल नॉलेज। एक कल्चर को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, उसे नस्ल दर नस्ल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल करके उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए, कल्चर आगे शेयर नहीं किया जाए, तो वो तो एक दिन ख़त्म हो जाए। एजुकेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल एक्सचेंज एंड डायलॉग।
स्टूडेंट्स आपस में जब मिलते जुलते हैं तो वो एक दूसरे की वैल्यूज़ को सीखते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन सब का मकसद क्या है कि बच्चे एक सोशल इन्वायरमेंट से निकल कर दूसरे में जाएं और वहाँ पर वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करें। एजुकेशन कैन आल्सो चैलेंज कल्चरल स्टीरियोटाइप्स एंड बाइसेस, प्रमोटिंग एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूसिविटी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन सोशल इंस्टीट्यूशन, देयर टाइप्स एंड फंक्शंस एंड रोल्स। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, उनके टाइप्स एंड फंक्शंस वगैरह बताएं। Social institutions are the established and organized pattern of behavior that provide a framework for individual to live within a society। ये क्या हैं institutions? ये एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को सोसाइटी में किस तरह से रहना है वो उसको अगर सिखाते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के थ्रू, तो हम उसको कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। ये स्कूल्स भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ते हैं। दे सर्व एज अ मीन ऑफ मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रोवाइडिंग सोशल स्ट्रक्चर। हेयर आर सम ऑफ द टाइप्स। टाइप्स क्या हैं? फैमिली है सबसे पहले। फैमिली जो है वो एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करती है, दूसरे के साथ मिलने जुलने की, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की, और बच्चों को सिखाती है। एजुकेशन सबसे बड़ा रोल है इसका। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सोशल ऑर्डर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिलीजन, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, आप लोग इनको रीड कर लें, ये हो जाएंगे इजीली। उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की तरफ आते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़ को एक जनरेशन से दूसरे में मुंतकिल करने का सबसे बड़ा सोर्स है। फैमिली, फैमिली भी इसको जो है सोशल वैल्यूज़ को आगे से आगे जो है वो ट्रांसफ़र करती है, सपोर्ट करती है, सिखाती है और उनको प्रिजर्व रखने में हेल्प करती है। गवर्नमेंट का रोल है, रिलीजन का रोल है। रिलीजन भी आप लोगों को पता है कि जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो आगे मुंतकिल होता है। इकोनॉमी, हेल्थ केयर, मीडिया, मीडिया तो आजकल के दौर में कुछ ज़्यादा ही रोल है इसका। तो आर्ट्स एंड कल्चर के थ्रू भी हम कल्चर को प्रिजर्व रख सकते हैं और आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड लेयर्स एंड जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आप लोग उनको खुद रीड कर लीजिएगा, बहुत इजी एंड सिंपल वर्डिंग में लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि सबकी जो है वो पेपर की तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक्सप्लेन सोशल डेविएशन, मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल एंड रोल ऑफ टीचर्स इन डेवलपिंग सोशल कंट्रोल। सबसे पहले देखते हैं कि सोशल डेविएशन होता क्या है। इट रेफर्स टू एनी बिहेवियर और एक्शन दैट डेविएट फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स। एक सोसाइटी की जो बेसिक नॉर्म्स हैं उनसे कोई भी चीज़ अगर डेविएट करे, यानी कि उसके दायरा कार से बाहर जाने की कोशिश करे, तो हम उसको सोशल डेविएशन बोलते हैं। Social control is the set of mechanism that society use to regulate and maintain social order। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरनल सोशल कंट्रोल कौन सा हो सकता है? दिस रेफर्स टू द यूज़ ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओन मॉरल कोड। एक इंसान की अपनी इखलाकियात, जो उसकी अपनी नॉर्म्स, जो एक इंसान होने के नाते जो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो क्या है? इंटरनल सोशल कंट्रोल। वो कहते हैं ना कि ज़मीर इंसान को बताता है कि क्या सही और क्या गलत, तो बस वही इंटरनल सोशल कंट्रोल है। एक्सटर्नल कौन सा हो सकता है? दिस फैक्टर इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज लॉ, रूल्स। अगर लोगों को ज़बरदस्ती लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाया जाए, जो रूल्स हैं, लॉ है एक कंट्री का, वो फॉलो करवाया जाता है स्ट्रिक्टली पनिशमेंट्स के थ्रू, फाइन्स के थ्रू, तो वो क्या आ जाता है? एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल। अब यूँ इसको कंसिडर कर लें कि एक बंदा है, अगर उसे खुद पता है कि उसने चोरी नहीं करनी, उसकी अपनी वैल्यूज़ उसको ये बताती हैं, तो ये इंटरनल सोशल कंट्रोल है। लेकिन अगर एक इंसान को खुद इस बात का एहसास नहीं है, वो चोरी करता है और उसको पुलिस के थ्रू अरेस्ट करके सज़ा देकर बताया जाता है कि चोरी नहीं करनी, तो ये क्या है? ये है एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल। इसके बाद इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल है कि दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल रिलीज ऑन सोशलाइजेशन, ग्रुप प्रेशर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल लॉ। एंड फॉर्मल क्या है? दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज जस्टिस सिस्टम, पुलिस एंड कोर्ट्स। ठीक है, फॉर्मल आ जाएगा। इनफॉर्मल है कि आज जनरली इंसान अपनी सोसाइटी से सीखे। सेमी फॉर्मल कौन सा हो सकता है? द यूज़ ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी ग्रुप्स एंड। ठीक हो गया, क्लियर है ये।
Each of these methods of social control plays an important role in shaping the behavior of individuals and maintaining social order. In terms of the role of teachers in developing social controls, they can play a key role इन शेपिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ देयर स्टूडेंट्स। बच्चे जब एक बचपन से स्कूल में जा रहे होते हैं तो उनकी शख्सियत बन रही होती है, तो टीचर्स के हाथ में होता है कि वो चाहें तो उन्हें एक अच्छा शहरी बना दें या फिर उनमें एग्रेशन और नेगेटिविटी को अगर वो परवान चढ़ने से ना रोकें तो बच्चों का लॉस हो सकता है उनकी पूरी लाइफ के लिए, एक सोसाइटी के लिए। सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के कुछ असूल व आदाब बनाए जाएं और बच्चों को उससे फॉलो करवाया जाए, यानी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी आ जाती है उसमें, टीचर्स की बात मानना और कुछ इसके अलावा बेसिक रूल्स भी आ जाते हैं। मॉडलिंग पॉजिटिव बिहेवियर एंड एटीट्यूड फॉर देयर चिल्ड्रन टू इम्यूलेट, encourage students to understand and respect social norms and values, providing opportunities for students to practice social skills and learn from their mistakes। यानी कि बच्चों में अपनी गलती मानने और फिर उसको ठीक करने की एक जो एबिलिटी है वो पैदा की जाए, बजाय ये कि वो इतने ज़िद्दी हों कि वो अपने आप को ही अकल कुल समझे। तो बच्चों की इन हैबिट्स को बचपन से ही अगर अच्छे से बनाया जाए तो वो आगे जाकर एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। एड्रेसिंग इंस्टेंसेस ऑफ डेविएंट बिहेवियर इन कंस्ट्रक्टिव एंड सपोर्टिव मैनर, ठीक हो गया। ओवरऑल टीचर कैन हेल्प टू प्रमोट सोशल कंट्रोल बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखा जाए ताकि वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट कर सके, वरना उनके अंदर ऐसा एग्रेशन दब जाएगा कि फिर वो बड़े होकर दूसरों को भी ख्वारी करेंगे। एंड वेयर देयर आर इनकरेज टू डेवलप दी सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज़ नीडेड टू फंक्शन एज रिस्पॉन्सिबल मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी एंड आल्सो हाईलाइट द इफ़ेक्ट ऑफ स्कूल ऑन कम्युनिटी एंड इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिटी ऑन स्कूल, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, स्कूल एंड कम्युनिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायरेक्शनल। स्कूल्स आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन विच दे एग्जिस्ट बट दे आल्सो प्ले अ रोल इन शेपिंग द सोसाइटी। आप स्कूल के बच्चों के रहन सहन बातचीत से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो किस तरह की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर एक स्कूल का निज़ाम अच्छा है तो वो उस अपने सोसाइटी को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। यही मतलब है इस लाइन का। इफ़ेक्ट ऑफ स्कूल ऑन कम्युनिटी, एक स्कूल जो है वो सोसाइटी पर, एक कम्युनिटी पर किस तरह से असरअंदाज होता है। एजुकेशन सबसे पहली जो मेन काम है स्कूल का और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो एजुकेशन है। सोशलाइजेशन, वो बच्चों को सिखाते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से मोरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स के दायरा कार के अंदर रहते हुए लोगों से मिलना है और डील करना है। एम्प्लॉयमेंट, स्कूल एम्प्लॉय टीचर्स, ये एक रोज़गार का ज़रिया भी है टीचर्स के लिए, और इसके अलावा और बहुत सारा स्टाफ होता है एक स्कूल को चलाने के लिए, तो इस तरह से ये एक रोज़गार का ज़रिया है। कम्युनिटी सर्विसेज, स्कूल ऑफन प्रोवाइड कम्युनिटी सर्विसेज सच एज आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। एक बच्चों की जो ओवरऑल ग्रूमिंग है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डिबेट से रिलेटेड फंक्शंस के ज़रिए इस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है और उनकी लर्निंग करवाई जाती है। जैसे कि स्कूल्स के आपस में कंपटीशन होते हैं, फिर प्रोविजनल लेवल पर होते हैं, तो बच्चे अगर अगर स्कूल्स नहीं होंगे तो बच्चे कैसे उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो ये एक ज़रिया है बच्चों के जो अंदर की सलाहियतें हैं उनको बाहर निकालने का। उसके बाद कम्युनिटी किस तरह से स्कूल को इफ़ेक्ट करती है। कल्चर, जो कल्चर होगा सोसाइटी का वही स्कूल के अंदर उसका अक्स दिखाई देगा। रिसोर्सेज, जो भी कम्युनिटी के रिसोर्सेज होंगे अगर वो अच्छे होंगे तो स्कूल्स की कंडीशंस अच्छी होंगी। अगर एक बैकवर्ड या आप कह लें कि फाइनेंशियली वीक सोसाइटी का स्कूल होगा तो सोसाइटी होगी तो उसका स्कूल भी आप लोगों को वैसा ही नज़र आएगा। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करना है, कहाँ नहीं करना, और स्कूल को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए उन्हें एज अ हर्डल बीच में आना है या फिर उनको स्कूल को सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें और बातें भी आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे जो स्कूल से सीख कर जाते हैं अगर घर से उसकी सपोर्ट ना मिले तो उनकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट कैसे हो पाएगी। तो इन दोनों का आपस में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। सोसाइटल इश्यूज़, सोसाइटी के जो भी इश्यूज़ है, गुर्बत हो गया, जुर्म हो गए
एंड ड्रग्स वगैरह अब्यूज़, तो ये सब जो है वो स्कूल को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट है सोसाइटी का और बच्चे वही इन्वायरमेंट लेकर आएंगे स्कूल में। द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी इज़ इसेंशियल एज स्कूल्स नॉट ओनली एजुकेट बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सोसाइटी। वो सिर्फ एजुकेट नहीं करते बल्कि वो कंट्रीब्यूट भी करती है सोसाइटी में। आप लोग लाइंस को पढ़ लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। हाँ, मुझसे ना कमेंट सेक्शन में कुछ लोग नोट्स के लिए बोलते हैं। ड्यू टू कॉपीराइट इशू मैं नोट्स शेयर नहीं कर सकती। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके उसको रीड कर सकते हैं और वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इट विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक्सप्लेन रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन पाकिस्तान सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी की तरफ आते हैं। इन पाकिस्तानी सोसाइटी स्कूल्स एंड टीचर प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल एंड द नेशन एज अ होल। सबसे पहला क्या है? इम्पार्टिंग नॉलेज। स्कूल क्या करता है? नॉलेज का ट्रांसफ़र करता है, बच्चों को नॉलेज सिखाता है, नॉलेज टू स्टूडेंट्स एंड फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, उनकी क्वेश्चन करने की सलाहियत को बढ़ाता है, उन्हें सोचने समझने पर उभारता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करता है। डेवलपिंग सोशल स्किल्स। बच्चों को किस तरह से मिलना है, किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करना है, किस तरह से किससे बात करनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्कूल के थ्रू वो सीखते हैं। इनकरेजिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक स्कूल है जो बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं छोटे छोटे टास्क की फॉर्म में, पूरा करने से उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है स्कूल। प्रमोटिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को अपने कल्चर से आगाह भी करवाया जाता है और डिफरेंट कल्चर्स को एक दूसरे से जो है वो रोशनास करवाया जाता है बच्चों को। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर कैरियर्स। ठीक हो गया। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस। डिफरेंट सोशल क्लासेस यानी कि एक सोसाइटी के अंदर हर तबके के लोग होते हैं, उनको आपस में घुल मिलकर काम करने का मौका मिलता है, तो उनके जो आपस में गैप्स हैं, दीवार है, वो कम होती है। ओवरऑल द रोल ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ टू प्रोड्यूस वेल एजुकेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हु कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब वो इन तबकाती तकसीम से बाहर निकल कर मुल्क की खातिर सोचेंगे तभी वो मुल्क का भला कर पाएंगे। तो उससे बाहर आने के लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचर एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन ऑन इफेक्टिव टीचिंग। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग होता क्या है। इट रेफर्स टू टीचिंग दैट फोकस ऑन द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, नॉट जस्ट द कॉग्निटिव और एकेडमिक। सिर्फ क्लासरूम के थ्रू पढ़ा देना इफ़ेक्टिव टीचिंग में नहीं आ जाता, बल्कि को इमोशनली और सोशली एक बेहतर इंसान बनाया जाए, वो टीचर जो है वो इफ़ेक्टिव टीचर कहलाएगा और वो टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग कहलाई जाएगी। खसूसियात क्या हैं इफ़ेक्टिव टीचर या इफ़ेक्टिव टीचिंग की? इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। अगर टीचर का बच्चों के साथ इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं होगा, वो उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वो किस तरह से उन्हें सिखा पाएगा। एम्पैथेटिक होना चाहिए, उन्हें बच्चों का एहसास होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। एक क्लासरूम के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी के अपने मसले मसाइल होते हैं, तो सब बच्चों को आप एक ही छड़ी से नहीं हैंडल कर सकते, एक ही तरीके से उनको नहीं चला सकते, तो उनको अकॉर्डिंगली हैंडल करना चाहिए। सपोर्टिव होना चाहिए। अगर टीचर सपोर्टिव नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात वही कि बच्चों को, कुछ बच्चे सख्त मिजाज को समझते हैं, कुछ बच्चे प्यार की ज़ुबान को समझते हैं, तो एक टीचर के बिहेवियर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वह अकॉर्डिंगली जो है वो बच्चों को डील कर सके। रिफ्लेक्टिव, द टीचर रिफ्लेक्ट देयर ऑन इमोशनल रिस्पॉन्स। बिल्कुल, एक टीचर की अपनी शख्सियत क्या है वो क्लासरूम में वो दिखा रहा होता है। अगर वो अग्रेसिव है, वो काइंड है, वो प्यार करने वाला है, वो एहसास करने वाला है, वो पेट्रियाटिक है, तो ये सब चीज़ें क्लासरूम में दिख रही होती हैं, तो इसलिए उसको एज अ रोल मॉडल अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग। वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है। इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर क्लियर एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जो बात बोलकर बताई जा सकती है वो इतनी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो उसको समझें भी। मगर इस वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। वो कौन सी हो सकती है? अब एक टीचर अगर बात ना भी करे, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो किस तरह से मूव कर रहा है, उसका जो एक पूरे का पूरा
लुक है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और वो भी आइडियल होना चाहिए। फीडबैक, दोनों तरफ का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। बच्चों से भी पूछा जाए कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या तरीका जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। और रिपोर्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग रिपोर्ट विद स्टूडेंट थ्रू कम्युनिकेशन कैन एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड स्टूडेंट्स मोटिवेशन इन डिटेल। मोटिवेशन होती क्या है? ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि किसी इंसान को इमोशनली पुश करती है कि वो एक गोल को अचीव करे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन मोटिवेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक हो गया। इट इन्फ्लुएंस हाउ मच एफर्ट स्टूडेंट पुट इन देयर। ये बच्चों को बताती है कि उन्हें कितनी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए। तो उनके अंदर से जो एक ड्राइविंग फ़ोर्स उनको कहती है कि एक मेहनत करो, तो वो जो फ़ोर्स है वो मोटिवेशन कहलाती है। 2 टाइप्स है मोटिवेशन की, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? इज़ ड्राइवन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज रिवार्ड, पनिशमेंट। और इंट्रिंसिक क्या है कि एक इंडिविजुअल अपने आप, अगर एक बच्चे को खुद एहसास है कि मुझे पढ़ना है, उसके अंदर खुद ही इतनी क्यूरोसिटी है कि उसको क्वेश्चंस करने हैं, उसको कुछ ना कुछ सीखना है, तो ये जो अंदर से आगे बढ़ने की जो एक लगन होती है बच्चों के अंदर, वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि इंटरनल है जो। और बच्चों को अगर ज़बरदस्ती पनिशमेंट्स के थ्रू पढ़ाया जाए और उन्हें बताया जाए कि यू हैव टू स्टडी, तो वो होगी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि वो टीचर के डर से पढ़कर आएँ, अपना टास्क पूरा करके आएँ या टेस्ट तैयार करके आएँ या जो भी। देयर आर सेवरल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन इंक्लूडिंग सेल्फ एफिकेसी। स्टूडेंट शुड बी who believe in their own ability to learn and succeed are more likely to be motivated। बच्चों का अंदर खुद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। रेलिवेंस होनी चाहिए। स्टूडेंट आर मोर मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन दे कैन सी द रेलिवेंस ऑफ वट दे आर स्टडिंग टू देयर लाइव्स एंड इंटरेस्ट। तो ये काम अब टीचर का है कि वो अपनी डेली लाइफ की जो ज़रूरियात हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन दोनों को आपस में रिलेट कैसे करें। अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो वो डेली लाइफ एग्जांपल देकर बच्चों को पढ़ाए। तो जब बच्चे अपने आसपास उन चीज़ों का यूज़ देखते हैं तो उनमें जो पढ़ने का जो लगन है, जो मोटिवेशन है, वो बढ़ती है। Autonomy, student who can have a sense of control over their learning and are able to make choices about what they study and how they study are more motivated। जो जिनका खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, वो इतने लेज़ी हैं, वो क्या कैसे मोटिवेट होंगे? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सोशल सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। घर का माहौल इतना होना चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, ना कि उन्हें डिस्करेज करे। हेयर आर ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ सम ऑफ द मेजर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ये थ्योरी कहती है कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय हायरार्की ऑफ नीड, स्टार्टिंग विद बेसिक साइकोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी, followed by belongingness and love, esteem, finally self actualization। ये थ्योरी कहती है कि पीपल या फिर जो बच्चे हैं उनमें अगर ज़रूरत की तड़प हो या फिर जो बेसिक उनकी नफ्सियाती ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी हो, तो फिर उसके बाद है हैसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। दिस थ्योरी propose that job satisfaction and dissatisfaction arise from two separate sets of factors: hygiene factors such as pay, job security and working condition, and motivators such as achievement और recognition। ये थ्योरी कहती है कि जॉब के अंदर दो तरह की जो हैं वो मोटिवेशंस हो सकती हैं। एक तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो, आपकी इतनी अच्छी पे हो कि आप मोटिवेटेड रहो। दूसरा अचीवमेंट। कार्ल रॉजर मोटिवेशन थ्योरी एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट एंड नीड फॉर पॉजिटिव। आप लोग इसको खुद रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट एंड पाकिस्तानी सोसाइटी। ये होता क्या है? इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट फंडामेंटली alter the way things are done।
टेक्नोलॉजी को जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल करते हैं तो उसका बहुत बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और वो इसके अलावा वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत बड़ा चेंज जो है वो काज किया है क्लासरूम्स में, एजुकेशनल सिस्टम में और ओवरऑल सब चीज़ों में। तो सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज कौन कौन से हैं? एक तो इनोवेशन है, द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करके नए नए आइडियाज़ जो हैं वो लाए जाते हैं, इनोवेशन लाई जाती है, कंपटीशन, द नीड टू स्टे कम्पिटिटिव इन द मार्केट ड्राइव कंपनीज टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज़। नई टेक्नोलॉजीज़ कंपटीशन की वजह से भी जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, रिसर्च की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, कोलैबोरेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती है। गवर्नमेंट फंडिंग भी करती है तो भी ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी जो है वो परवान चढ़ेगी। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल रिसर्च वर्क के लिए अच्छी खासी फंडिंग चाहिए होती है। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट, इंक्रीज़ यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर टीचर एंड लर्निंग। आप लोगों को पता है कौन कौन सी हो सकती हैं। कोविड में तो स्पेशली काफ़ी इस बारे में आइडिया हो गया होगा। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन अमंग स्टूडेंट, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, आप प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन जो है आपकी वो बेहतर हो रही है, बच्चे बेहतर तौर पर समझ पा रहे हैं। इन्हांस्ड एक्सेस टू एजुकेशनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज एंड ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आप लोग इनको रीड कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ सिग्निफिकेंट। क्या क्या इफ़ेक्ट है? कम्युनिकेशन एंड मीडिया, बिजनेस एंड ई कॉमर्स और हेल्थ केयर, एजुकेशन के फील्ड में इनके हैं। टेक्नोलॉजी ने हेल्थ केयर में किस तरह से काम किया है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आर एनेबलिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव केयर टू पेशेंट। तो हर इन सब फील्ड्स में जो टेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आप लोग इसको होप जब रीड करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। Overall, technological change has had a profound impact on classroom management and Pakistani society, and it is likely to continue to do so in the future. Teachers and education policymakers need to stay up to date with these changes and embrace them to ensure that students are prepared for the challenges of the 21st century. ये था आज का लेक्चर। हमने 8606 को आज हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें जो बीएड के हैं, और इसके अलावा जो भी बीएड के लोग आपके जानने वाले हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि और कौन कौन से कोड्स की आप लोग वीडियोस चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह उन्हें अपलोड करने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।